पाकिस्तान का। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये न्यूक्लियर डिटरेंस है क्या। बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस, अब जो वर्ड है ना, ये डिटरेंस, ये निकला हुआ है डिटर से। डिटर से किसी को रोकना बाय थ्रेड। अब फॉर एग्जांपल, रक्षांदा क्लास में है, हाँ जी रक्षांदा, आप किसी को कहती हो कि अच्छा तुम ये करोगी, फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, बेसिकली यू आर परसुएडिंग समवन, कि आप किसी को परसुएड कर रही हो कि ये काम ना करो, अगर किया तो इसके रिpercussions होंगे। बेसिकली यू आर थ्रेटनिंग दैट पर्सन। ठीक है, बेसिकली यू आर थ्रेटनिंग दैट पर्सन। हम आम जिंदगी में भी कहते हैं कि अच्छा तुम ये करो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली यू आर कन्वेइंग अ थ्रेट। तो ये जो डिटरेंस निकला हुआ है, ये निकला हुआ है डिटर से, to persuade someone to refrain from doing something, किसी को रोकना किसी के काम से, और showing them if they do it the result would be painful for them, अगर वो काम करते हैं तो फिर रिजल्ट जो है बड़ा पेनफुल होगा उनके लिए। अब डिटरेंस में क्या होता है, डिटरेंस कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेट। ठीक है, इसमें थ्रेट कन्वे करते हो, इंटेंडेड टू डिस्करेज अ स्टेट फ्रॉम कमिटिंग एग्रेशन, कि किसी भी स्टेट को आप बेसिकली डिस्करेज करते हो कि वो एग्रेशन ना करे या आपके ऊपर अटैक ना करे। अब टू कन्वे सच अ थ्रेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल रक्षांदा आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी को थ्रेट करती है तो थ्रेट बेसिकली वो क्रेडिबल होना चाहिए ना, कि अगले वाला बंदा डर जाए और वो काम ना करे, है ना। अब ये तो आप नहीं कह सकती कि अच्छा तुमने ये काम किया, मैं जो ना तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, ये तो नहीं कर सकती ना, या मैं तुम्हारी जो है ना बुक चोरी कर लूंगी, या मैं तुम्हारे घर बता दूंगी, ये वाला कोई थ्रेट नहीं होता। ठीक है, तो किसी को रोकने के लिए क्रेडिबल थ्रेट होना चाहिए। टू कन्वे सच अ थ्रेट द डिटरर मस्ट डिसाइड व्हाट कंस्टिट्यूट एन अटैक एंड व्हाट लेवल ऑफ रिस्पांस वुड बी एडिक्वेट टू डिटर इट, कि पहले थ्रेट की नेचर क्या है, ये बहुत ही मोस्टली ऑथेंटिक थ्रेट की सोर्सेज नेचर माने क्या जाते हैं, है, उनको हम ये रेफर आपको करेंगे देखनी आपके होगी। उसके बेहाफ पर बाद और उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर आप कौन सा उसको थ्रेड कर रहे हो, किस लेवल का रिस्पांस जो है वो आपने जनरेट करना है, ताकि वो बंदा वो एक्शन परफॉर्म ना करे। ओके, तो यही लास्ट में बात लिखी हुई है। कन्वे सच अ थ्रेट द डिटरर मस्ट डिसाइड व्हाट कंस्टिट्यूट एन अटैक, कि अटैक क्या है, नेचर क्या है अटैक की। उसके बाद किस लेवल का रिस्पांस जो है वो काफी होगा टू डिटर दैट पर्सन, टू डिटर अ स्टेट। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। हर स्टेट की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होती है, कि वो स्टेट किस सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगी। क्या वो फर्स्ट फर्स्ट यूजेज है उसका, या सेकंड यूजेज है। ओके, क्या फर्स्ट यूजेज है या सेकंड यूजेज है, किस सिचुएशन में वो न्यूक्लियर वेपन्स की इंप्लॉयमेंट करेगी, ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिखा होता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन encompasses the goals and missions that guide the employment and usage of nuclear weapons. Basically, nuclear doctrine is all about the employment and usage of nuclear weapons, कि एक स्टेट किस सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगी। ओके, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ही हमें
बताती है कि हाउ स्टेट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप विल बिहेव इन अ सिक्योरिटी सिचुएशन, कि स्टेट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, अगर सिक्योरिटी क्राइसिस है, अगर उस स्टेट को सिक्योरिटी क्राइसिस है, तो उस सिचुएशन में स्टेट का बिहेवियर क्या होगा। ये नहीं है कि इंडिया से लिमिटेड वार हो गई, इंडिया ने एक मिसाइल मारा, पाकिस्तान जवाब में न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दे, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्राइसिस में या सिक्योरिटी सिचुएशन में एक स्टेट किस तरह से बिहेव करेगी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है या नहीं है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मतलब क्या है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है या नहीं है। मीनिंग, जैसे अफगानिस्तान है, अब टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, हम, ये नहीं हो सकता कि हम जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर जो है न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बम गिरा दें कि भाई आपने अटैक किया हमारे ऊपर, इस वजह से। बिल्कुल रक्षांदा, एग्जैक्टली यही बात मैं कन्वे कर रहा हूं मैं। तो यही डॉक्ट्राइन हमें बताती है वेदर स्टेट वुड टारगेट अदर साइड्स मिलिट्री फोर्सेस इन काउंटर अटैक और काउंटर सिटीज एंड सिविलियंस। यही न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये भी बताती है कि सिक्योरिटी सिचुएशन या वॉर होती है स्टेट्स के बीच में, तो क्या एक स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया क्या पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट करेगा या सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करेगा। ओके, क्या इंडिया पाकिस्तान की सिर्फ मिलिट्री साइट्स उनको टारगेट करेगा या सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करेगा। अब देखें, पाकिस्तान ने जो इंडिया के ऊपर अटैक्स किए रिस्पांस में, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के जो मिलिट्री साइट्स थी जहां पे S-400 था या ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उनका, ओके, उनको हमने टारगेट किया, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया, हमने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। अगर ये इस तरह से होता ना, पता है आपको, अगर ये इस तरह से होता तो नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करें तो नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो जाए। ये सब चीजें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बताती है। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमें ये भी बताती है कि स्टेट की पॉलिसी क्या है, क्या वो फर्स्ट यूज या फर्स्ट स्ट्राइक करेगी या नो फर्स्ट यूज है। अब ये फर्स्ट यूज क्या है, फर्स्ट यूजेज एंड नो फर्स्ट यूजेज। करंट जो अभी पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, हम नो फर्स्ट यूजेज को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है ना उसमें एम्बिग्यूटी है, हमने जानबूझ के रखी है, जानबूझ के रखी है, अनसर्टेनिटी रखी है। ओके, हम ये नो फर्स्ट यूजेज को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है ये कि हम सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। उसकी पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि हम, हमारी जो साइज ऑफ द कंट्री है कंपेयर टू इंडिया वो स्मॉल है, दैट इज वाई। और हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंडिया सेंटर के हैं। अब फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, बीइंग द फर्स्ट बिटवीन टू एडवर्सरीज टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। दो एनिमी है, उनमें सबसे पहले आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करो, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दो एनिमी है और पाकिस्तान सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे, दैट इज द फर्स्ट यूज। क्यों फर्स्ट यूज क्यों करेगा, मतलब फर्स्ट यूज क्यों, क्योंकि उस स्टेट को अनबियरेबल मिलिट्री लॉसेस हुए हैं, मतलब अब उसकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग नहीं रही, मिलिट्री जो है उसकी खत्म हो गई है। तो ये वहां पे यही बात आती है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी लेके डूबेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में है, ओके, कि अगर एक पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल अनबियरेबल मिलिट्री लॉसेस हुए हैं, अब पाकिस्तान की मिलिट्री उठ के खड़ी नहीं हो सकती, मीनिंग पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। नो फर्स्ट यूजेज का मतलब क्या होता है,
नो फर्स्ट यूजेज का मतलब होता है कि आप पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। अगर आप पे किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए, फिर जो है आप रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए इंडिया ने, तो जवाब में पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के ऊपर गिरा देगा। दैट इज दी नो फर्स्ट यूजेज। लेकिन यहाँ पे एक चीज भी आती है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का? फॉर एग्जाम्पल, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए, लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी हो वापस जवाब दे, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो हमारे पास, स्ट्राइकिंग बैक करें हम। तो ये फर्स्ट एंड नो फर्स्ट, हम हमारी जो पॉलिसी, हम नो फर्स्ट यूज को सब्सक्राइब नहीं करते। एम्बिग्यूटी रखी है हमने जानबूझ के। अब यूटिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है? यूटिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है? टू वार्न एन एनिमीज लीडरशिप। मोदी साहब को हम वार्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार इंडिया का क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंडिया सेंटर की है, ये हमेशा याद रखना। इंडिया सेंटर के हैं, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया सेंटर के। टू वार्न एन एनिमीज लीडरशिप दैट इफ इट टेक्स एग्रेशन, अगर अटैक किया तो वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा। अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम पनिश करेंगे, और हमने किया भी सही। 2019 में देखे अभिनंदन वाला, या अभी 2025 देखें आप। ओके, तो अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे हम आपको पनिश करेंगे। The second purpose of nuclear doctrine is to demonstrate to the public that government is committed to safeguarding the national community, national security. सेकेंड पर्पस जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का होता है वो ये होता है कि अपनी आवाम को बताओ कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया हम जवाब देंगे। ठीक है, हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी एट एनी कॉस्ट, आप परेशान ना हो। जो फाइनल पर्पस है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का वो ये है, इज टू शेप द वे स्टेट इज परसीव्ड बाय अदर कंट्रीज, कि दूसरी दुनिया किस नजर से आपको देखती है। दूसरी दुनिया या दूसरी स्टेट्स ये डिटरमिन करती है कि वो स्टेट्स जो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रेशनल है या नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? अक्सर जो है ना, ट्रम्प कहता है या इसराइल कहता है कि ईरान के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो इसराइल को मारेगा, इसराइल के ऊपर गिराएगा। ओके, दैट इज व्हाई ट्रम्प कहता है नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होनी चाहिए। या इवन जीसीसी स्टेट्स भी डरते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होनी चाहिए। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बताती है कि एक स्टेट रेशनल कितनी है। रेशनल मतलब रिस्पॉन्सिबल कितनी है, समझदार है या नहीं है। अगर थोड़ा सा अटैक हो गया, जवाब में दो तीन न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दे तो फिर क्या होगा? तो न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगी। ये डॉक्ट्राइन बताती है, और डॉक्ट्राइन के थ्रू ही दूसरी स्टेट्स डिटरमिन करते हैं कि ये स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ये रेशनल है या नहीं है, या इरेशनल है। नॉर्थ कोरिया जो है वो इरेशनल है। नॉर्थ कोरिया वाले क्या कहते हैं कि उनका जो लीडर अगर किसने उसको मारा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स मार देंगे। दैट इज इरेशनल बिहेवियर, दैट इज इरेशनल। ठीक है, वहां का जो डिक्टेटर बैठा हुआ है ना, वो क्या कहता है, अगर जो है वो किम को कुछ हुआ तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स मार देगा। अभी इन्होंने लॉ पास किया है। दैट इज इरेशनल बिहेवियर। समझ आया यहां तक? जल्दी बताओ।
मोटे भाई ने कानून पास किया है, लॉ पास किया है, मुझे कुछ हुआ न्यूक्लियर वेपन्स मार दो, बिना सोचे समझे। के बाद है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर वेपन्स। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर वेपन्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, याद करो। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने आपको, कहीं पे तो पढ़ा है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का, बताओ कहाँ पढ़ाया है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने आपको, सीएपीए में पढ़ाया है, बैलेंस ऑफ पावर में, कहीं ना कहीं पे तो मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है। बिहेवियरल अप्रोचेस में, यस एग्जैक्टली, बिहेवियरल अप्रोचेस में। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अ सिचुएशन इन विच अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। जब इक्विलिब्रियम की बात आती है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, के बैलेंस ऑफ पावर हो दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, जिसको आप बैलेंस ऑफ पावर कहते हो। और न्यूक्लियर वेपन्स खास करके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में, मतलब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने में, बिकॉज नन ऑफ द स्टेट्स वुड अटैक अनदर न्यूक्लियर स्टेट। एक स्टेट दूसरी स्टेट को मेजर अटैक नहीं करेगी। यहाँ पे देखो फर्क आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सर कि सर फिर इंडिया ने तो अटैक किया पाकिस्तान पे, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया ने तो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो वॉर की भी टाइप्स होती है, दैट इज लिमिटेड वॉर। लिमिटेड वॉर, कोई मेजर वॉर नहीं हुई है आज तक। दो न्यूक्लियर वेपन्स के, न्यूक्लियर पोजेसिंग वेपन्स के बीच में न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है, मेजर वॉर नहीं होती। दोनों को पता है, दोनों को पता है कि अगर हमने एक लिमिट से एक्सीड किया, फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूजेज जो है वो खतरा होता ही होता है। ठीक है। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों एक्वायर किए? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन इनिशियल ईयर्स याद है? इनिशियल ईयर्स याद है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इनिशियल ईयर्स याद है आपको? वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की एक तो डिफेंस और इकोनॉमी बड़ी वीक थी। ठीक है, बड़ी वीक थी। और हमें वेस्टर्न बॉर्डर से भी खतरा, ईस्टर्न बॉर्डर से भी खतरा। इन द मीन टाइम 1970s में इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बना दिया था 1970s में। आल्सो फॉल ऑफ ढाका भी हो गया, आपका आधा मुल्क टूट गया। तो पाकिस्तान को भी इनसिक्योरिटी हुई कि अब न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करना वो अब जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी है ना, या इंडियन एयरफोर्स है, या इंडियन पॉपुलेशन है, या ज्योग्राफी, ये कन्वेंशनली पाकिस्तान से ज्यादा है। कन्वेंशनली मतलब नंबर देखें आप, पाकिस्तान आर्मी का नंबर, ठीक है, या इंडियन आर्मी का नंबर, फर्क है। इसी तरह से इंडिया का बजट भी ज्यादा है, डिफेंस बजट भी ज्यादा है, एयरफोर्स की साइज भी उनकी ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब इस तरह से समझो उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, दैट इज वाई उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी थे, ताकि बैलेंस ऑफ पावर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना रहे, so that balance of power could be maintained between India and Pakistan. बैलेंस ऑफ पावर बना रहे।
पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यकीन रखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स डिटर इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान। कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स है, ये इंडिया को रोकते हैं कि वो मेजर फुल स्केल वॉर में पाकिस्तान से ना जाए। ये जो इंडिया ने किया था ना, ये स्टंट किया था लास्ट ईयर, ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए था, सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए था। और ये बात तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने खुद भी एडमिट की है कि हमने पाकिस्तान को कन्वे किया था, अटैक होने के बाद कन्वे किया था कि आप ऐसा कुछ ना करना, बस ये दिस वाज द पॉलिटिकल, फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। ये इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी या इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी एडमिट किया है कि हमने पाकिस्तान को कन्वे किया था कि जो हमने आपके ऊपर स्ट्राइक किए हैं बावलपुर में, इधर उधर, ठीक है, इस पॉलिटिकल पर्पस के लिए था, बाकी वार नहीं चाहते हम। ओके। तो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स जो है ये बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से जो है ना, हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया अभी फुल स्केल वॉर में नहीं जाएगा, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। इसी तरह से जो न्यूक्लियर वेपन से डिटर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स पोस्ट नेशनल सिक्योरिटी, जितने भी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं, ठीक है, तो उसको और कम करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स काफी हैं। deter India from attacking or launching preemptive attacks against the country's strategic forces। preemptive attack का क्या मतलब होता है? preemptive attack का क्या मतलब होता है? What do you mean by preemptive attack? पता है किसी को? नहीं। preemptive attack या preemptive strike, preemptive strike का मतलब होता है कि अटैकिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप अटैक करो, बिफोर द एनिमी कैन अटैक यू। ठीक है, प्रिएम्प्टिव अटैक का मतलब होता है, इसका एग्जांपल बताऊं क्या है प्रिएम्प्टिव अटैक का? यूएस अटैक ऑन इराक, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिएम्प्टिव अटैक। कि भाई सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो फिर जो है हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ये अजम्पशन पे होता है। ये आपको किसी से खतरा होता है, आपको किसी से खतरा है, आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर देते हो, उस खतरे को एलिमिनेट कर दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिश्तेदार है, लगता है आपको इससे खतरा है मुझे, और रिश्तेदार को ही फड़का दो, मार दो, खतरा ही खत्म। बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू अटैक, तो न्यूक्लियर वेपन्स ये भी रोकते हैं इंडिया को, वो प्रीएम्प्टिव अटैक ना करे। मेरा बस चले, सारे रिश्तेदार मार दूं कसम से, न्यूक्लियर वेपन गिरा दूं मैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं गिरा दूं। प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी विद इन द साउथ एशियन बेल्ट, मतलब साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का क्योंकि ये हमेशा गोल रहा है, एस्पिरेशन रही है कि लीडरशिप रोल मिले उससे, लीडरशिप रोल मिले। ठीक है, तो लीडरशिप रोल अब तो नहीं मिल सकता। उसके बाद मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस। कुछ स्टेट्स जैसे यूएसए, सोवियत, ये आर्म्स रेस में थी, न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाती जा रही थी। ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं ना, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से जमीन में पड़े होते हैं, या आपको क्या लगता है फ्रिज में पड़े होते हैं? इनको मेंटेन भी रखना होता है, इनको मेंटेन भी रखना होता है।
ये न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से नहीं पड़े होते ना, ये जमीन पे पड़े हुए हैं बस उठाओ, ठीक है, या ऐसे कपड़े में बंद किए हुए हैं, इस तरह से तो नहीं है। जैसे AK-47 जो है हम रख लेते हैं, ठीक है, रख दो उधर, टांग दो AK-47 को दरवाजे के पीछे, इस तरह से तो नहीं रखे जाते हैं। इसकी कॉस्ट होती है, इसकी कॉस्ट होती है, न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। इतना पता है ना आपको? नहीं पता है ना आपको? न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके पास, लेकिन उसके मेंटेनेंस भी होती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो इस तरह से पड़े हुए हैं। तो मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब क्या है? मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस refers to a small number of nuclear retaliatory force is sufficient to punish the aggressor for carrying out first strike. आपके पास जरूरी नहीं कि, अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास कोई 170 अराउंड या 150 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बहुत है। इसी तरह से कोई यूएसए के पास कोई 400 प्लस है, 500 प्लस है। मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब होता है आपके पास सफिशिएंट यानी एफिशिएंट जो है, या सफिशिएंट वॉर हेड्स हो एनिमी को पनिश करने के लिए, क्योंकि उसने आपके ऊपर अटैक किया है, सफिशिएंट हो बस। अब ये मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस का पर्पस क्या होता है? कि आर्म्स रेस में नहीं जाना है इंडिया के साथ, आर्म्स रेस में नहीं जाना। क्यों? उससे आपकी इकोनॉमी ड्रेन हो जाएगी। रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना है। बेसिकली मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस जो है एम्प्लॉय की जाती है कि आपकी इकोनॉमी ड्रेन ना हो। सफिशिएंट न्यूक्लियर वेपन्स काफी होते हैं एनिमी को पनिश करने के लिए। जरूरी नहीं कि आप जो है वो 200-300 न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखो अपने पास, मिनिमम काफी है। यूएसए ने तो 2 गिराए जापान के ऊपर, जापान की हालत देखो कैसी हो गई। यूएसए ने तो सिर्फ 2 ही गिराए। तो जरूरी नहीं कि आप 400-500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखें, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। और इसी यही रीजन है कि सोवियत जो है ना, सोवियत डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? इसी आर्म्स रेस की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ। उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, ड्रेन हो गई। फिर है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, credible minimum deterrence policy was adopted by Pakistan because it was difficult to calculate how much nuclear weapons would be required for the minimum deterrence. अब देखो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स में ना एक एम्बिग्यूटी हुई कि भाई मिनिमम भी कितने, मिनिमम न्यूक्लियर वेपन्स भी कितने, 10, 15, 20। मिनिमम का कोई नंबर तो होता है ना, मिनिमम का कोई नंबर तो होता है ना, ये मिनिमम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो गई थी क्रिएट, भाई कितने न्यूक्लियर वेपन्स हमें एज अ मिनिमम चाहिए होंगे इंडिया को पनिश करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने पॉलिसी ली क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मींस नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब ये नो फर्स्ट यूज हम पॉलिसी नहीं है हमारी, ये थोड़ा फर्क रखो इसमें। बट हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट एन एडवर्सरी, क्या आपके ऊपर अटैक हुआ लेकिन आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि आप जवाब दे सको, आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो कि आप जवाब दे सको। सो बेसिकली ये रिएक्टिव अप्रोच है रादर देन दी प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आपके ऊपर अटैक किया, आपने जवाब दिया, आपने रिएक्शन दिया, आपने इन एक्शन टू रिएक्शन दिया। इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, ओके, तो आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो कि आप इंडिया को जवाब दे सको। मीनिंग सफिशिएंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज इनफ टू काउंटर एन एनिमी। सफिशिएंट काफी है, ठीक है, सफिशिएंट काफी है। अब रियलिज्म थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे, थ्योरी क्या कहती है, या रियलिज्म क्या कहती है न्यूक्लियर वेपन्स पे? रियलिस्टिक कहते हैं
कि इंडिया नीड्स न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया को क्यों न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए? क्यों? क्योंकि इंडिया को जो खतरा है वो पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी है। ठीक है, जैसे हमें अफगानिस्तान से भी खतरा है, इंडिया से भी खतरा है, तो इंडिया को भी पाकिस्तान से भी खतरा है, चाइना से भी खतरा है। ओके, तो इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू पाकिस्तान और चाइना को रोका जाए। रियलिज्म कहती है पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट इज नीडेड टू काउंटर इंडियन मिलिट्री एग्रेशन। रियलिज्म ये भी कहती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बनाए क्योंकि वो इंडियन थ्रेट को काउंटर करना चाहते हैं। दो रीजन है, एक है इंडियन एग्रेशन को काउंटर करना है, सेकंड रीजन क्या है कि जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है ना इंडिया की, कन्वेंशनल मतलब नंबर ज्यादा है उनकी आर्मी का, कन्वेंशनल सुपीरियरिटी जिसे आप कहते हो, उसको भी काउंटर करना है। रियलिज्म ये भी कहती है न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेट इक्वलाइजर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब ग्रेट इक्वलाइजर का क्या मतलब है? बेसिकली दे डिटर एन एनिमी फ्रॉम अटैकिंग यू। और इसीलिए रियलिज्म कहती है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना तो पाकिस्तान मोर सिक्योर हो गया, वो सिक्योर हो गया। ठीक है, रियलिज्म इसी वजह से कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बाद पाकिस्तान सिक्योर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी जो इसकी वो स्ट्रांग हो गई। समझ आया आपको ये बुजुर्गों? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ मुझे। सेकंड टॉपिक है इसी का, ये इसी की कंटिन्यूशन है, न्यूक्लियर वेपन्स इवोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन्स इवोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी की ही टॉपिक की कंटिन्यूशन है ये, इसी की। साउथ एशियन रीजन में न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है ना, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस वो भी चेंज हुई। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस? स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस क्या है? स्ट्रेटेजिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस? स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, इसका क्या मतलब है? इंडिया चाहता है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो हो और वो ग्लोबल पावर बने। बीच में तो ये भी न्यूज आई थी, इंडिया जो चाहता है कि वो G7 का मेंबर बने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी परमानेंट सीट मिले उसको। ये इंडिया के मतलब ख्वाब थे कि उसको G7 में वो आ जाए, इसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट सीट मिले। सो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस ये हैं कि वो फुल वॉर अवॉइड करें पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। क्यों? वॉर से क्या होता है? वॉर वॉर बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को किल करती है, मारती है। वॉर्स आर एक्सपेंसिव। जो वॉर्स होती है ना वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। आप देखिए ब्रिटिश World War II, World War I। सो इंडिया चाहता है कि जस्ट लिमिटेड वार हो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को पनिश किया जाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए
2-3 बस अटैक कर दो, उसके बाद वो चुप करके बैठ जाओ। ओके। पाकिस्तान वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर। पाकिस्तान चाहता है कि उसके बॉर्डर प्रोटेक्ट रहे। कश्मीर जो है पोजीशन जो है उसकी स्ट्रांग रहे। आल्सो इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है। सो इंडिया, बेसिकली इंडिया, वन लाइनर में समझाता हूं, वन लाइनर में। वन लाइनर इसका ये है स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस का, जो इंडिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से। इंडिया प्रोटेक्ट्स ग्रोथ while पाकिस्तान प्रोटेक्ट सर्वाइवल। ये है वन लाइनर एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस की। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस की। इंडिया ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। 1947, सिंस 1947 दोनों कंट्रीज लड़ रही हैं। दोनों कंट्रीज लड़ रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान। किसके ऊपर? लैंड के भी ऊपर, ठीक है, लैंड के भी ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और साउथ एशिया की लीडरशिप के ऊपर। और कश्मीर इशू बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यही मेजर इशू है ना। और दोनों स्टेट्स के बीच में वॉर भी हुई है। 1948 देखें, 1965 है या 1971 है, कारगिल वॉर है, वॉर्स भी हुई है। और इन वॉर्स की वजह से, इन लेक ऑफ ट्रस्ट की वजह से दोनों को लगा कि देयर सर्वाइवल इज इन डेंजर। सो बैलेंस क्रिएट करने के लिए एंड एक दूसरे को डिटर करने के लिए बोथ डिसाइडेड टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो बन गई, लेकिन जो ओल्ड डिस्प्यूट थे ना, ओल्ड डिस्प्यूट जिसमें कश्मीर सबसे पहले आता है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ। दोनों न्यूक्लियर स्टेट में बन गई, लेकिन जो ओल्ड डिस्प्यूट है ना, वो रिजॉल्व नहीं हुआ। कश्मीर आज भी, बाकी डिस्प्यूट वैसे ही वैसे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स बन गई, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गई, लेकिन इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं हुए। इंडस वाटर ट्रीटी ऑब्वियसली बात है वही, बिल्कुल। कश्मीर ही मेजर इशू है दोनों स्टेट्स के बीच में। कश्मीर ही मेजर इशू है दोनों स्टेट्स के बीच में, क्योंकि इंडिया कश्मीर पर बात ही नहीं करना चाहता। वो कश्मीर पे बात ही नहीं करता अब, कि क्या बात करें पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे। और रिपीटेड वॉर्स एंड एक दूसरे पे ट्रस्ट ना होने की वजह से दोनों अनसेफ फील करती हैं। दोनों एक दूसरे से इनसिक्योर हैं या अनसेफ है, क्योंकि बातचीत तो होती नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ना कश्मीर पे ना ट्रेड होता है, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, दैट इज वाई वो एक दूसरे से जो है ना, वो इनसिक्योरिटी फेस करती है। सो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए दोनों ने डिसाइड किया न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, बस वही बेस्ट ऑप्शन है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए मई 1998 में, एट पोखरान, तो साउथ एशियन रीजन आपका पहली बार न्यूक्लियराइज हो गया, न्यूक्लियराइज। और पावर शिफ्ट इंडिया के फेवर में हो गई, क्योंकि इंडिया के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। पावर इंडिया की ज्यादा हो गई, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर ली। सो इस पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने भी उसी मंथ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए। एंड आफ्टर दैट
गेम जो है वो पूरी शिफ्ट हो गई, गेम पूरी शिफ्ट हो गई। अब दोनों एक दूसरे से मेजर वॉर नहीं लड़ सकती, क्योंकि दोनों के पास अब पावर है, एक दूसरे जैसी पावर है कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइनटीन 98 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया एंड पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी एंड मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स का पार्ट बन गए। ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ना, या न्यूक्लियर वेपन्स है, ये पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी का पार्ट है, इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रेटजी का पार्ट है। जो इंडिया है ना, वो क्रेडिबल क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस प्लस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट करता है। ठीक है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस प्लस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इंडिया की। इसका मतलब है इंडिया कहता है वी वांट अटैक फर्स्ट विथ न्यूक्लियर वेपन्स, बट इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक एंड विल डिस्ट्रॉय यू। इंडिया की पॉलिसी क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस प्लस नो फर्स्ट यूज, ये इंडिया की पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी। जिसका मतलब है कि हम आपके किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मतलब वेपन्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें आपने हिट किया, हम आपको हिट करेंगे, आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है फुल स्पेक्ट्रम पॉलिसी, फुल स्पेक्ट्रम पॉलिसी। पाकिस्तान की करंट पॉलिसी है, नहीं नहीं नहीं, फुल स्पेक्ट्रम पॉलिसी है। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज नहीं है, पहले भी मैंने नूर फातिमा आपको क्लियर किया। पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम पॉलिसी। फुल स्पेक्ट्रम पॉलिसी का मतलब है पाकिस्तान के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बिग वन, शॉर्ट, मीडियम रेंज, टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान। ये फतेह वन, फतेह टू, फतेह थ्री क्या है ये बेसिकली? अक्सर आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान टेस्टेड फतेह वन मिसाइल टेस्ट, पाकिस्तान टेस्टेड फतेह टू, फतेह थ्री। ये क्या है बेसिकली? ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान। इंडियन आर्मी की साइज बिगर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडियन आर्मी के आप देखें ना, साइज देखें तो ज्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। सो पाकिस्तान कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल, चाहे शॉर्ट रेंज पे हो, चाहे मीडियम पे हो, चाहे लॉन्ग रेंज पे हो। क्यों? टू क्रिएट फियर इन इंडिया, या इन इंडिया, एंड टू क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर, and to create balance of power, that is known as full spectrum deterrence। कभी नाम सुना होगा आपने, फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का मतलब यही होता है कि यू हैव ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, शॉर्ट वन, मीडियम, लॉ एंड लार्ज वन या बिग वन, ताकि इंडिया के में फियर हो कि वो आपके ऊपर अटैक ना करे। समझ आया इंट्रोडक्शन? जल्दी बताओ। आते हैं, उस पे आते हैं, क्योंकि इंडिया
को आप पाकिस्तान के लेंस से ना देखें, चाइना भी है उसका दुश्मन, जो है ना वो चाइना भी है। अब आते हैं द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर होती है। इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर, याद है किसी को? कहीं पढ़ा है इसके बारे में? 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर होती है। एंड 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की और चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर वार होती है और 2 साल बाद चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। सो इंडिया गॉट वरीड अबाउट इट्स सिक्योरिटी। सो इंडिया स्टार्टेड बिल्डिंग मिसाइल्स और 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए और इसका कोड नेम जो रखा ना, कोड नेम जो रखा 1974 वाला, वो रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धिस्ट जिसे आप नहीं कहते वही। अब इससे इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल तो बन गया, लेकिन सालों तक इंडिया डिड नॉट मेक मोर बम्स, या ये भी क्लियर नहीं था कि हाउ इट विल यूज देम। 1998 में इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और इस ऑपरेशन का नाम रखा उन्होंने ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। और इससे इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। और फिर इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी दी, दैट इज नो फर्स्ट यूज, जिसका मतलब है इंडिया won't use nuclear weapons first in war. India won't use nuclear weapons first in the war. अब जो इंडियन न्यूक्लियर प्लान है ना या पॉलिसी है, वो 2 आइडियाज पे बेस्ड है। फर्स्ट है सर्वाइवल, सर्वाइवल अगेंस्ट चाइना। सेकंड है सेकंड स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक इसका मतलब है कि इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया पे किसी ने अटैक या न्यूक्लियर वेपन्स यूज की तो इंडिया मस्ट सर्वाइव। इंडिया सर्वाइव करना चाहिए उस अटैक से और वापस से उसी कंट्री पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करे इन रिटेलिएशन। अब इस चीज को पॉसिबल करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है। न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या है? न्यूक्स या न्यूक्लियर वेपन्स दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, एयर, एयर मतलब फाइटर जेट्स, एंड सबमेरीन्स। इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ मिसाइल से नहीं होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आप सबमेरीन से भी मार सकते हो। जिसे नहीं कहते न्यूक्लियर सबमेरीन, सम जैसे कहते हैं कि भाई इनके पास न्यूक्लियर सबमेरीन्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है कि फॉर एग्जांपल जो लैंड पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इंडिया के पास ये हो कि वो एयर से स्ट्राइक करे, इंडिया के पास ये हो कि वो नेवी से स्ट्राइक करवाएं। दिस वे इवन, या दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लैंड एंड एयर कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो सबमरीन के थ्रू मार सकते हैं। थर्ड कैन रिटेलिएट, मतलब अगर लैंड एंड एयर कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंडिया सबमरीन के थ्रू भी रिटेलिएट कर सकता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। इसी तरह से इंडिया ने फिर मिसाइल्स भी बनाए, जैसे अग्नि, जी जी अग्नि,
वन तो अग्नि 5। अब ये क्या है, अग्नि क्या क्यों नाम रखा है उन्होंने? है हमारे हालात बहुत नाजुक हैं, ये अग्नि क्यों रखा हुआ है? वाई? बताओ। नहीं नहीं, अग्नि रखा क्यों है? अग्नि रखा क्यों है? एक थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, एक थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स का नाम बाबर गोरी रखा है, बाबर गोरी रखा है। एक थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पाकिस्तान ने, जी, एग्जैक्टली exactly। हाँ जी, अब दिमाग काम किया ना आपने? अग्नि कौन है? पता नहीं, उनका कोई रिलीजियस नेम है, उनका कोई रिलीजियस है, ठीक है, उनका कोई हिंदुनिज्म में है, हिंदुनिज्म में है, हिंदुनिज्म में है ये, हिंदुनिज्म में है। अब आते हैं प्यारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे। प्यारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे आते हैं। 28 मई, वाह वाह वाह, अग्नि मिसाइल का नाम है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कौन सा प्रॉमिस किया था? ईट ग्रास और गो हंग्री। फेमस कोटेशन बाय जुल्फकार अली भुट्टो, जेड ए भुट्टो। घास भी खाएंगे, भूखे मरेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। और ये परसेप्शन पता है क्यों रीइंफोर्स हुआ? 1971 वॉर, उसके बाद, ठीक है, 1971 वॉर के बाद ये परसेप्शन बड़ा रीइंफोर्स हुआ। पाकिस्तान ने अपना जो प्रॉमिस था वो भी पूरा किया, ईट ग्रास और गो हंग्री बट वी विल मेक न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी इन्फ्लुएंस हुई है इंडिया, इंडिया के साथ। जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ना, क्यों बनाए? क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हैं, ठीक है। आल्सो इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जनाब, जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। हाँ जी। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी दी,
जिसका नाम था मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, जिसका नाम था मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई। ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई कि मिनिमम डिटरेंस क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, ताकि आपको समझ आए। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, एंड मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर पॉलिसी। और इस मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं? नंबर वन, न्यूक्लियर डिटरेंस इज इंडिया सेंट्रिक, क्योंकि साउथ एशिया में कोई और न्यूक्लियर कंट्री नहीं है और हमें इंडिया से ही थ्रेट है। सेकंड, पाकिस्तान के पास मिनिमम या इनफ न्यूक्लियर वेपन्स हो, ताकि अगर इंडिया हम पे अटैक करे, वी कैन स्टिल हिट इंडिया बैक एंड कॉज अनएक्सेप्टेबल डैमेज। नंबर थ्री, मिनिमम का मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम चेंज होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम चेंज होती है, मिनिमम कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। एक बात याद रहे, ये फिक्स्ड नंबर है नहीं, मिनिमम पे फिक्स्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है। क्यों? क्योंकि थ्रेट भी तो चेंज होता है ना, थ्रेट भी तो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया बिगर मिसाइल्स बनाता है, बिगर फाइटर जेट्स बाय करता है, या बेटर एयर डिफेंस इंस्टॉल करता है, सो इन दिस केस पाकिस्तान मिनिमम आल्सो हैज टू ग्रो, ठीक है। इन दिस वे, अब देखो इंडिया ने अपनी अपग्रेडेशन की, मिसाइल्स बनाए, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, या फाइटर जेट्स, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बाय किया, बेटर एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया। तो पाकिस्तान की जो मिनिमम है वो भी अब चेंज होगी, वो भी चेंज होगी। आई समझ बात? तो ये मिनिमम फिक्स नहीं होता कोई भी। फोर्थ, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री साइज, ज्योग्राफी और वेपन्स ज्यादा है पाकिस्तान से कंपेयर्ड, मीनिंग इंडिया हैज कन्वेंशनल सुपीरियरिटी। पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू नो फर्स्ट यूजेज, ये रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को सब्सक्राइब नहीं करता। अक्सर कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज को क्यों नहीं सब जो है वो सब्सक्राइब करता, वो इस वजह से क्योंकि इंडिया की कन्वेंशनल सुपीरियरिटी ज्यादा है। उनकी आर्मी की साइज, उनकी एयरफोर्स की साइज, उनकी इकोनॉमी की साइज, एज वेल एज देयर ज्योग्राफी। तो इसलिए पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए नो फर्स्ट यूज को सब्सक्राइब नहीं करता। आगे हैं। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर वन, डिटरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन, मीनिंग बाहर से कोई स्टेट पाकिस्तान पे अटैक ना करे, बाहर से कोई भी स्टेट पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करे। नंबर टू, इंडिया हमारे ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना करे। हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं? क्या है स्ट्रेटेजिक एसेट्स? पोर्ट्स हैं, एयर बेसिस हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं, एयर बेसिस हैं, या न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स है ना, कोम के असासे जिसे आप कहते हो, कोम के असासे, ठीक है। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मैंने बता दिया है आपको। थर्ड, deterrence through the combination of conventional and nuclear forces, deterrence through combination of conventional and nuclear forces। डिटरेंस का मतलब ही होता है कि दुश्मन को रोकना अटैक करने से। अब पाकिस्तान मिक्स स्ट्रेटजी यूज करता है डिटरेंस के लिए। कौन सी स्ट्रेटजी है? कन्वेंशनल प्लस न्यूक्लियर वेपन्स।
कन्वेंशनल फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आ जाती है, जिसको आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हो, जिसको आप कहते हो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फिर भी एनिमी लाइक इंडिया अटैक करता है तो हम इस पे आ जाएंगे, फिर हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस इन साउथ एशिया। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का ये मतलब नहीं होता है कि वॉर लड़नी है। ठीक है, वॉर लड़नी है नहीं। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू द फियर ऑफ हैवी लॉसेस, वॉर को प्रिवेंट करना है। ठीक है, थ्रेट करना है कि अगर आपने वॉर स्टार्ट की बड़ा हैवी लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखने का ये जो रियल एम है ना, वो यही है कि इंडिया हमारे साथ मेजर वॉर स्टार्ट मत करे। अगर इंडिया हमारे से मेजर वॉर स्टार्ट करता है तो इंडिया के लिए ये बड़ा कॉस्टली होगा। जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, इसका पीछे यही लॉजिक है। इंडिया हमारे साथ मेजर वॉर नहीं स्टार्ट करे। अगर इंडिया स्टार्ट करता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होगा। फिफ्थ, रिजॉर्टिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इज अ लास्ट रिजॉर्ट में यूज करने हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स लास्ट ऑप्शन होंगे। पहले थ्रेट को आर्मी, एयरफोर्स के थ्रू एलिमिनेट किया जाएगा। अगर फिर भी इंडिया जो है ना वो सबक नहीं सीखता, इंसान नहीं बनता, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे अटैक करता है, जैसे पोर्ट्स हैं, एयर बेसिस हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, फिर पाकिस्तान जो है और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा पाकिस्तान के पास सवाए न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के। समझ आया आपको बुजुर्गों? समझ आया? जल्दी बताओ मुझे, समझ आया? The recording has stopped. समझ आया सबको? आज के लिए काफी है ना, इतना मैं थक गया हूं। मैं भी आज सुबह क्लास ली थी। काफी है आज के लिए। ये आपका न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो चैप्टर है ना, वो खत्म हो गया। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो चैप्टर है ना, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो खत्म हो गया। उसके नोट्स सेंड करता हूं मैं, बाकी डिटेल्स में लिखा हुआ है उधर भी। सही है। अब मुझे बताओ टेस्ट कब दूं आपको? टेस्ट कब लेनी है मुझे बताओ। टेस्ट कब लेनी है सारे बताओ मुझे, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। इसमें आएगी, मैं नोट सेंड करता हूँ उसके, करता हूँ अनम, सेंड करता हूँ, डोंट वरी। जल्दी बताओ मुझे, कौन से दिन टेस्ट रखनी है? कुछ बोलो भी तो सही। क्या मरे मरे गए क्या? कब से पूछ रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। ट्यूसडे। और जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत परेशानी हो जल्दी बताओ मुझे सारे, क्योंकि फिर ये नहीं हो सकता कि सर नहीं,
सर वो मैंने बिजी थी सर, मैं बिजी था सर, मेरी उधर जो है वो बड़ी मीटिंग थी, एक दिन बताओ मुझे। चलें ट्यूसडे 10 बजे। अच्छा इस तरह से कर लेते हैं, आपकी जो टेस्ट है ना, हम कर लेते हैं ट्यूसडे को रात को कोई 10 to 11:30। अब 1.5 घंटे पे बात आएगी, 2 घंटे नहीं। 10 से लेके 11:30 तक। दिन में नहीं हो सकता है मन, दिन में नहीं हो सकता, ऑफिस से होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। 10 से लेके 11:30 तक, रात को 10 से 11:30 तक, 1.5 घंटे में करना होगा आपने। सही है, क्योंकि अब जो है वो 2 घंटे नहीं, अब 1.5 घंटा। नेक्स्ट टेस्ट 1 घंटा, नेक्स्ट टेस्ट 1 घंटा। सही हो गया। तो 10 से लेके 11:30 तक आपकी टेस्ट होगी इंशाल्लाह। क्लियर है।